Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our series NCERT Class 12 Summary. तो अब तक हमने काफ़ी सारे वीडियोस कर लिए और मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम अगर इसके साथ साथ बुक पढ़ते जा रहे हो तो तुम्हें एक ह्यूज एडवांटेज होगा इन ट्राइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द विजडम जो छुपा हुआ है इन द एनसीईआरटी बुक्स। ज़्यादातर एस्पिरेंट फ्रेंड्स इस बात को मानने को नहीं तैयार होते कि एनसीईआरटी एक वो फाउंडेशन है जिसके बिना आप चाहे जितना मर्जी एडवांस टॉपिक्स पढ़ लो, आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट वहीं पर कंफ्यूजन होगी जहां बेसिक्स, जहां कॉन्सेप्ट की बात होगी। और यही इस बुक का मजेदार पार्ट है कि अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हो तो आपका एक मेजर चंक ऑफ सिलेबस बिना सो कॉल्ड एडवांस बुक्स पढ़े हो जाता है। लेकिन एक दिक्कत जरूर है जो मैं आप सबके साथ एक्नॉलेज भी करता हूं कि इन एनसीईआरटी बुक्स को चाहे आप सिक्स की पढ़ो, चाहे सेवेंथ की पढ़ो, चाहे एट्थ की पढ़ो, चाहे नाइन्थ की पढ़ो, चाहे टेंथ या इलेवेंथ या ट्वेल्थ की, प्रॉब्लम ये होती है कि इन बुक्स को कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज और इसमें एनसीईआरटी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की एडवांटेज भी है क्योंकि एनसीईआरटी के ऑथर्स ने इतनी औसम बुक लिखी है कि वो एक टॉपिक जो क्लास सिक्स और सेवेंथ में इंट्रोड्यूस करते हैं उसी को धीरे धीरे एडवांस करके वो अगले 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 क्लास में पढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब तक आप इसको रिवाइज एक होलिस्टिक मैनर में नहीं करोगे कि यार सेवेंथ में एक टॉपिक आया था, वो मैं टेंथ के एक टॉपिक से कनेक्ट कर सकता हूं, या मैं ट्वेल्थ का एक टॉपिक एट्थ की एक क्लास में से कनेक्ट कर सकता हूं, तब तक एनसीईआरटी पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। सो एनसीईआरटी एक कनेक्टेड बुक है और उसको पढ़ने वाला एक तरीका है, पढ़ाने वाला एक तरीका है। ये काम मैं आपके लिए कर लूंगा। इन दिस सीरीज हम लोग जिस बुक पे कॉन्सेंट्रेट करें वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो कि क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी बुक है। मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को देखने से या तो पहले या बाद में मेक श्योर कि तुम इस बुक को अपने पास रखो और पढ़ना स्टार्ट कर देना। नाउ द सीन यहां पर यह है कि मैं यहां पर I am not writing any book. I'm not writing any excerpts out of the NCERT book. मैं आपको स्क्रीनशॉट बाय स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, ये पेज बाय पेज है, राइट? बिकॉज मैं नहीं चाहता एंड आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम एनसीईआरटी विच इज रॉन्ग। ओके, बिकॉज मैं एनसीईआरटी के ऑथर्स को शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी। तो हम उनकी ही बुक के स्क्रीनशॉट्स शेयर करेंगे और उसमें से जो हमें समझ में आएगा हम उसे केवल रीड करेंगे, कनेक्ट करेंगे और एग्जाम को पास करने की कोशिश करेंगे। सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। अन अकेडमी में मुझे मेरे कोड सेड लाइव SIDLIVE के नाम से जाना जाता है। ये कोड आपने यूटिलाइज करना है जब भी आप प्लस क्लासेस ज्वाइन कीजिए, जब भी आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कीजिए या फिर आप ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लीज यूज द कोड सेड लाइव, आपको एक इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू विल बिकम द पार्ट ऑफ टीम सेड लाइव। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए टू रिसीव अपडेटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस वीडियो को पॉज करके आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आपके पास अगर मोबाइल कैमरा इस टाइम पर अवेलेबल है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल पर ही यूट्यूब के वीडियोस देख रहे होते हैं, तो हो सकता है ये बाद में मुमकिन ना हो, लेकिन बाद में अगर आपको कैमरा अवेलेबल हो गया तो आप इस कोड को स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल कैमरा से और स्कैन करते ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। सो दोनों ही तरीके हैं, इट्स अ वेरी नाइस मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग। मुझे कोई भी नई खबर आती है पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन की, पार्लियामेंट की, किसी लॉ की, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट की, मैं इसी पर ही शेयर करता हूँ। वी आर ऑन अन अकेडमी, the largest online learning platform in India with the best of the best educators from all over India on one platform। और इसमें सारे ही सब्जेक्ट्स वाले, ओके, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, नेम इट, साइंस एंड टेक, सब कुछ प्रीलिम से लेकर मेन तक, मेन से लेकर ऑप्शनल तक हम आपका साथ देंगे। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आपको केवल यूज करना है कोड SIDLIVE, SIDLIVE। अन अकेडमी की वेबसाइट पे जाओ, अपने मतलब का जो तुम्हें लगता है, जो तुम्हें कोर्स की जरूरत है,
वो तुम सेलेक्ट करो, कितने ड्यूरेशन का लेना चाहते हो वहां पर सेलेक्ट करो। नीचे एक बॉक्स आएगा जहां पर लिखा होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, वहां पर यूज करना SIDLIVE, SIDLIV, तुमको इमीडिएट डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। और 24 नवंबर ऑनवर्ड्स तो हमने दो बहुत ही औसम बैचेस लॉन्च किए, वन इज आरम, वन इज एक्सपेडिशन, बाइलिंगुअल है एज वेल एज इंग्लिश बैचेस है। और अभी के लिए अर्ली बर्ड प्राइसेस अवेलेबल है, पूरा 1.5 साल का कोर्स केवल 49,000 का, प्लस जीएस का और आइकॉनिक जीएस का 55,000 का, 1.5 साल का। डू यू रियलाइज द ग्रेट एडवांटेज दैट इज पॉसिबल। और अगर मनी की प्रॉब्लम है, अन अकेडमी आपको 0% EMI पर लोन ऑफर कर रहा है, आपने सिर्फ कोड यूज करना है SIDLIVE। यूर अ वाइस गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइस डिसीजन बट टेक इट नाउ। बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मैं चाहता हूं कि तुम इस बुक को पढ़ लो या तो साथ में रख लो, एंड आई वुड लाइक यू टू कीप सीइंग दिस बुक, ओके। चाहे अभी पढ़ लो, साथ साथ में कम से कम पेजेस देखते रहो, और या फिर क्लास खत्म होने के बाद अच्छे से थरोली इसे रिवाइज कर लेना। हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी इस सीरीज में बना चुके, सो हमने फर्स्ट वीडियो जो इसमें बनाया था वो था द कोल्ड वॉर एरा। जिन लोगों ने इसको मिस किया है प्लीज इसे देख लीजिए। कोल्ड वॉर एरा में हमने स्टोरी स्टार्ट की थी वर्ल्ड वॉर 2 से, फिर हमने बोला था वर्ल्ड धीरे धीरे दो बिग सुपर पावर्स के बीच में डिवाइड हो गया, ऐसे वर्ल्ड को बाइपोलर वर्ल्ड बोला जाता है। और वहां से जो स्टार्ट हुआ उसे कोल्ड वॉर बोला जाता है। कोल्ड वॉर में आर्म्स रेस थी, वन अपमैनशिप था, वन अपमैनशिप थी, आर्म्स रेस थी, बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। नेटो कैसे बना, वॉर्सो क्यों बना, मार्शल प्लान क्या था, कोरिया वॉर क्या था, वियतनाम वॉर में क्या हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जिन लोगों ने मिस किया कृपा करके वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत सारे एडवांटेजेस हो जाएंगे उस वीडियो को देखते ही। वर्ड ये फर्स्ट जो वीडियो था वो चैप्टर 1 से रिलेटेड था। एक बार आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद एनसीईआरटी की ये बुक पढ़ो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, तुम्हें समझ में आएगा कि इतना इंटरकनेक्टेड कैसे पढ़ा जाता है। फिर ये चैप्टर वहां तक खत्म हुआ, मतलब मैंने जिस तरह से खत्म किया, राइट, वो खत्म इस स्पेस पे हुआ कि 1991 में जो एक सुपर पावर थी, एक तो यूएस सुपर पावर थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी सुपर पावर यूएसएसआर थी। तो यूएसएसआर अचानक कोलैप्स हो गया, और यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो ये सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हुआ, जिसे बोला गया एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं तुम्हारा फटाफट सिलेबस खत्म करने के प्लान पे नहीं हूं, तुम्हें इंटरकनेक्शन आना चाहिए कि कैसे एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे कनेक्टेड है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इसमें हमने पढ़ा कैसे बर्लिन वॉल कोलैप्स हुई, कैसे मिखाइल गोर्बाचोव के प्लान्स खराब हुए, वो जो ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका लाना चाहते थे वो बैकफायर कैसे कर गए, कैसे रेजीम चेंज हुआ 1991 में, कैसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, और यूएसएसआर द माइटी रशियन एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया। फिर हमने इस वाले में ये भी देखा, इस चैप्टर में एक्चुअली ये भी था कि एक तो रीजंस को हमने एनालाइज करने की कोशिश की, और मैं नहीं कर रहा, ये एनसीईआरटी की बुक में से ही रीजंस क्या थे, क्यों सोवियत यूनियन, द माइटी सोवियत यूनियन कैसे कोलैप्स हुआ। फिर हमने उसके इफेक्ट्स देखने थे कि यार इसके इफेक्ट्स क्या है। अब इसके इफेक्ट्स भी अलग अलग जगह पे अलग अलग आए, एक तो खुद की कंट्रीज पे, यानी कि वो जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने उनका क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा तो क्या होगा, ओके। फिर जो वर्ल्ड में कोल्ड वॉर चल रहा था उसके ऊपर क्या असर आया, ओके। एंड थर्ड जो हमारी क्लास के लिए और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा, राइट। सो ये हमने पढ़ा काफी डिटेल में सेकेंड वीडियो में, तो आप इसमें जाकर वो भी वीडियोस देख सकते हो। फिर हमने जो नेक्स्ट चैप्टर देखा उसमें ये देखा कि ये दुनिया बड़ी अलग से हो गई 1991 के बाद। 1991 के बाद सेकेंड यानी कि एक पोल गायब हो गया, हाँ सर, वो जो सोवियत यूनियन था वो चला गया। जब सोवियत यूनियन चला गया तो कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया, बिकॉज कोल्ड वॉर होने के लिए या वॉर होने के लिए दो लोग चाहिए थे, यूएसए तो था लेकिन सोवियत यूनियन चला गया। अब जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो चॉइसेस थी, दुनिया
अब किसी भी साइड पे जा सकता था, द कुकी कुड हैव क्रम्बल्ड इन एनी फॉर्म व्हाटएवर। सो यहां पर था कि ऊंट किस करवट बैठना था, चॉइस ये थी। ओके, और ये पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर आप या तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेशन हो जाएगी, या तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेशन हो जाएगी, यानी कि एक के पास ही आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू सुपर पावर्स देयर वुड बी ओनली वन सुपर पावर। या तो ये हो जाएगा, या फिर दूसरा ये हो जाएगा कि वर्ल्ड में कोई सुपर पावर या कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर रहेगी ही नहीं। अगर वो कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर रहेगी ही नहीं, तो वर्ल्ड में सारी के सारे ऐसे डिफ्यूज हो जाएगा। तो समझो कि किसी एक का वर्चस्व चलेगा ही नहीं। As luck would have it, as things would have it, as history would have gone, rest is, as बोलते हैं ना, rest as they say is history। ऐसा नहीं हुआ, दूसरे वाला नहीं हुआ, पहले वाला हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेट करने लग गई, और वहां से हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा कि ये हेजेमनी क्या होती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि हेजेमनी क्या होती है। डोमिनेशन, डोमिनेशन और ऑलमोस्ट कंप्लीट डोमिनेशन ऑन वर्ल्ड अफेयर्स, उसको बोला जाता है हेजेमनी। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वर्ल्ड अफेयर्स की बात करो। आंतोनियो ग्राम्स्की हेजेमनी यूटिलाइज कर लेता था, इवन इवन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिक्स एंड सो ऑन सो। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हेजेमनी मतलब डोमिनेशन। यूएस इतना स्ट्रोंगली डोमिनेट किया कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक कंट्री मिलिटरीली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, डिप्लोमेटिकली इतना जबरदस्त डोमिनेशन करेगा, जिसको बोला गया हेजेमनी। तो हमने हेजेमनी पढ़ा, और फिर हमने इसमें बहुत सारी चीजें सुनी कि ये हेजेमनी कैसे डेवलप हुई 1945 तक। अभी भी मैं प्रीवियस ही चैप्टर में हूं फॉर दोज ऑफ यू, और अचानक ही कनेक्ट कर जाएगा। सो प्लीज पे अटेंशन, बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड सुनो। तुम्हें बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद भी इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा जितना तुम मेरी ये बातें सुन लोगे, और मैं एनसीईआरटी को समराइज कर लूंगा तो तुम्हें आ जाएगा। 1945 तक, 1945 तक के बाद ये कोल्ड वॉर का पीरियड स्टार्ट हो गया था, लेकिन हेजेमनी नहीं स्टार्ट हुई थी। लेकिन हेजेमनी नहीं स्टार्ट हुई थी। सो देयर वाज नो हेजेमनी, सो टू से। 1991 जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, तब भी अचानक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हेजेमनी स्टार्ट हो गई। ओके, हाउएवर इसके थोड़े बहुत साइंस शुरू हो गए थे 1990 में, जब इराक इन्वेजन किया गया, जिसको ये लोग फर्स्ट गल्फ वॉर बोलते। तो फर्स्ट गल्फ वॉर एक ऐसा वॉर था जो शायद फर्स्ट फुल्ली टेलीवाइज्ड वॉर था। देखो, हमें सबको मालूम होता है कि एक एक्स वाई जेड आदमी या एक्स वाई जेड ग्रुप या एक्स वाई जेड कंट्री या एक्स वाई जेड वेपन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट। यूएसए ने जब फर्स्ट गल्फ वॉर किया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किया, और सद्दाम हुसैन की रेजीम पर अटैक किया, ईराक पे, जो कुवैत के इन्वेजन के बाद हुआ। तो पॉइंट ये था कि सद्दाम हुसैन की रेजीम और इराकी फोर्सेस कमजोर नहीं थे बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। ओके, बिल्कुल ऐसा नहीं था। लेकिन इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज दिखी फर्स्ट गल्फ वॉर में, इतनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ दिखी कि पूरी दुनिया स्टूड अप एंड टुक नोटिस। अरे बाप रे बाप, ये कंट्री है कि मजाक है यूएसए। मतलब जो सोचा गया था, सद्दाम हुसैन बोलता था मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगा, उसने बोला कोई मदर ऑफ ऑल बैटल्स नहीं होगा, डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, और ये प्रीवियस वीडियो में आप देखना, बसरा से लेकर कुवैत तक जो हाईवे था, वहां पर इवन रिट्रीटिंग इराकी फोर्सेस को उड़ा दिया गया यूजिंग वेरी हाई टेक्नोलॉजी, वेरी शार्प, वेरी एक्यूरेट टेक्नोलॉजीज, जो तब तक शायद हमने कभी देखी भी नहीं था। हमें लगा था मूवी वूवी में हो रहा होगा। और दूसरी बात है, केबल टीवी चल रहा था, यहां से अमेरिका का क्लेम, यूएसए का क्लेम
कि यार वो एक हेजेमनिक पावर बन सकती है, वो एक सुपर पावर है, उसको तुम सब लोगों ने एक्नॉलेज करना है। ये करीब करीब शुरू हो गया था एंड दिस वेंट ऑन लेटर ऑन विद 2003 विच इज द सेकेंड गल्फ वॉर, सो टू से, ओके, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जिसे बोला गया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे जो ये वॉर हुआ, अगेन इट वाज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि देखो ये शक्ति प्रदर्शन है, देखो हमारे पास कितनी ताकत है। एंड दिस इज व्हाट हेजेमनी इज ऑल अबाउट। पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर। Just as individuals want to gain and retain power, groups too want to gain and retain power. We routinely talk of someone becoming powerful or someone doing something for power. In the case of world politics too, countries and groups of countries are engaged in constantly trying to gain and retain power. हो सकता है आप लोग ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हो और हो सकता है कि इसका ये जो स्क्रीनशॉट है ये आपको शायद पढ़ने में भी मुश्किल हो रही होगी। सो आप इसके साथ बुक जरूर रखिए और इसी पेज को साथ साथ पढ़ते चले जाइए। यू विल बी वेरी 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 कंफर्टेबल अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। सो इस कार्टून को देखोगे तो ये बहुत ही समझदार बात है। वो बोलते हैं ना, इसे हिंदी में भी एक मुहावरा होता है, हिंदी में वो होता है, उसने फलां को अंगूठे के नीचे दबा के रखा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना, यार उसका अंगूठे में दबा के रखा हुआ है। तो ये वैसे ही है। ओके, इट इज सिंपल एज दैट कि ये है अमेरिकन थंब। ओके, ये है अमेरिकन थंब और अमेरिका ने अंगूठे के नीचे दबा के रखा हुआ है, राइट, जिसको भी वो दबा के रखना चाहता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ यूएसएस पार्ट। लेकिन मजेदार बात क्या है मालूम है, कोई भी हेजेमनिक पावर ना अपने आप को ओवर्टली, मतलब मुंह पे ये नहीं बोलती अरे अपने सुनने की, राइट, ऐसा नहीं होता। ये हर कंट्री जो जो दादागिरी दिखाती है, ओके, जो ये प्रैक्टिकली दादागिरी है, ओके, जो दादागिरी दिखाती है, वो कंट्री इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये नहीं बोलती कि मैं दादागिरी दिखाने वाला हूं। तो वो हमेशा कोई ना कोई मॉरल फैक्टर लेकर चलता है, कोई ना कोई मॉरल फैक्टर। जैसे यूएसए हमेशा बोलेगा हम तो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, हम तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, हम लिबरलिज्म के लिए लड़ रहे हैं, ओके, लिबर्टी के लिए लड़ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हर कंट्री एक मॉरल हाई ग्राउंड लेकर चलता है। कोई कंट्री, और अगर कोई कंट्री ऐसे ओवर्टली सामने आ भी जाता है तो इट इज लुक्ड डाउन अपॉन। सो पावर पॉलिटिक्स में शब्दों का चयन बड़ा जरूरी होता है। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं सब लोगों को यही बात बताता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंडरलाइंग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको पढ़ने टाइम बड़ा मजा आता है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट कि यूएसए ने अपने आप को बना दिया वी आर द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी। जहां पर भी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी चले जाएगा, ओके, जहां पर भी डेमोक्रेसी चले जाएगा वहां पर यूएसए सो कॉल्ड अपना मॉरल सिचुएशन रख लेता है। उसको ऐसा विश्वास हो जाता है कि जी मॉरली उसका हक है कि वो अपनी नेवी भेज दे, अपनी आर्मी भेज दे, अपनी एयरफोर्स भेज दे। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सब लोगों को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि हेजेमनी कोई परमानेंट चीज नहीं होती। इनफैक्ट ये हेजेमनी की खासियत है कि ये अपने आप बदलेगी। एक जमाने में फ्रांस की हेजेमनी थी, हाँ, जब नेपोलियन किंग था। जब नेपोलियन किंग था तो कॉन्टिनेंटल वॉर्स और ये तुमने अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी नेपोलियन के खिलाफ जाने की। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब इंग्लैंड की हेजेमनी चली, जब वो ऐसे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते थे, वर्ल्ड द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश वर्ल्ड और ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। भाई ये भी एक अकड़ है। ओके, तो इसी को पैक्स ब्रिटानिका बोला गया। ओके, कि ये बहुत, एंड आई एम श्योर कि हिस्ट्री में एक जमाने में चंगिस खान को बोला जाता होगा, आई एम श्योर ऑन दिस पार्ट। तो ये तो हमारा काम है ना, हम लेबल जब मर्जी करें, लेकिन एक वर्चस्व, एक जो मैं चाहूंगा वो करेंगे। ओके, सो दिस इज, ये बहुत पुराना वर्ड है एक्चुअली। ये वर्ड ही इतना पुराना है कि आपको मालूम होगा कि ये वर्ड कहीं ना कहीं पुराने जमाने में होगा। तो ये हेजेमिनोस एक ग्रीक वर्ड है, वहां से आया हुआ है। यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये बहुत ही जबरदस्त पार्ट है
बट उस सिचुएशन में आज ना फ्रांस है, ना ब्रिटेन है, और ना चिंगिस खान है, ना कोई है, आज यूएसए। अब तुम बोलोगे कि सर यूएसए तो बहुत आगे है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसका हेजेमनी बहुत लंबी जाएगी, हु नोस, राइट। सो हमेशा दो तरह की पावर्स होती है वर्ल्ड में। एक वो पावर होती है जिसका चल रहा होता है, जिसकी गाड़ी चल रही होती है, और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि चलती रहे भाई, जैसे चल रही है ठीक ठाक चल रही है, हमारी इज्जत बनी हुई है। ऐसी पावर्स को बोला जाता है स्टेटस क्यो पावर्स। ऐसी पावर्स को बोला जाता है स्टेटस क्यो पावर्स। ये बोलते हैं भैया ऐसे मेंटेन करो, ओके। तो यूएसए भी यही चाहेगा, और यूएसए के पीछे पीछे जो नेटो कंट्रीज है या यूएस के एलाइज है, इंग्लैंड, फ्रांस, द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड सो ऑन, तो कनाडा वगैरह, ये सब सोचेंगे यार भाई यूएसए का भी चलता रहे, जब तक इनका चलेगा तब तक हमारा चलेगा। और फिर देर आर सर्टन कंट्रीज जो धीरे धीरे बढ़ रही होती है, और वो कोशिश करती है कि यार इनको है ना बदलो, राइट। इन चैलेंजिंग पावर्स में आजकल शायद हम लोग चाइना का नाम ले सकते हैं, राइट, जो शायद ये बोलता है ना जी यूएसए की क्यों सुन लो, हमारी भी सुन लो। सो ये हमेशा ही सिचुएशन चलता हुआ आ रहा है। लेकिन सबसे पहले जो मैंने तुम्हें आज बताया, जो बिल्कुल नो ब्रेनर है, जिसके लिए आपको कॉमन सेंस के सिवाय ज्यादा नहीं करना पड़ा, कि हेजेमनी कैसे कैसे बनाते हो, बहुत ही सिंपल है। बोलोगे सर कैसे बात करो, जबरदस्त मिलिट्री पावर बना दो, ओके, और देखो फिर हेजेमनी। सो एक जबरदस्त मिलिट्री पावर का जो स्ट्रेंथ होगा, उसके बेसिस पर हेजेमनी बन जाएगी। सो ये तो मेरे ख्याल से इसके लिए तो सर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हेजेमनी होता है, पावर होती है, पावर आमतौर पर मिलिट्री दिखती है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास मिसाइल्स है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर तुम यूएसए का देखोगे तो यूएसए, एक तो यूएसए का खुद के बड़े स्ट्रांग है, ऊपर से यूएसए जो है उसने एक बहुत बड़ी मिलिट्री अलायंस बनाई हुई है, जिसको बोला गया है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1949 में बनी है, ओके। उसमें 30 के आसपास कंट्रीज है, और वो एक से बढ़कर एक स्ट्रांग है। और यूएसए ने जो मजेदार बात किया हुआ है, उसने ये किया हुआ है कि उसने इतना बड़ा डिफेंस बजट रखा हुआ है, इतना बड़ा डिफेंस बजट रखा हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर मैं ये बात बोलूं कि भाई यूएसए ना सबसे ज्यादा स्पेंड करता है मनी फॉर द डिफेंस, फॉर मिलिट्री पर्पसेस, तो ये बहुत ही गलत शब्द होगा, क्योंकि ये एक्चुअली उस चीज को प्रोजेक्ट ही नहीं कर रहा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर यूएसए का डिफेंस बजट एक्स है, ओके, एक्स है, तो अगली 12 कंट्री, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एथ, नाइन, टेंथ, 11, 12, 13, उन सारी कंट्रीज का बजट मिला लोगे, तब भी जाके यूएसए के डिफेंस बजट के बराबर नहीं होगा। सो डू यू, बाप रे बाप, डू यू रियलाइज। और एक कमाल की बात है, हमारी कंट्री के बारे में आजकल तुम एक बात सुन रहे होंगे, और तुम्हें ये बात बोल रहे होंगे कि हमारी जो कंट्री है वो भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंपोर्टर, इंडिया भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंपोर्टर, हम इंपोर्ट करते हैं वेपन्स को, राइट। हम भी यूएसएसआर से भी, मतलब रशिया से लेते हैं, फ्रांस से हमने रफेल लिया हुआ है, यूएसए से भी लेते हैं, इसराइल से भी लेते हैं, जहां से हमें लेना होता है हम ले लेते हैं। लेकिन डू यू रियलाइज कि इसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। कमाल की बात यह होती है कि जब भी कोई कंट्री अपना सामान बेचती है, तो ऐसा थोड़ा ना कि हमारे पास लोहा नहीं है, या हमारे पास प्लास्टिक नहीं है, या हमारे पास शीशा नहीं है, या हमारे पास और मटेरियल जो भी होता होगा, मेरे को पता भी नहीं, ओके। ज्यादातर जो डिमांड होती है, और ज्यादातर जो चीज की कीमत होती है, वो होती है टेक्नोलॉजी की। लेजर शॉट, जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है, टेक्नोलॉजी, तुमने सुना ही होगा, फोर्थ जनरेशन, 4.5 जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन प्लेन आने वाले। वैसे ही पहले सोनिक का आया था, फिर सुपर सोनिक आया था, अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रही है। ये क्या हो क्या रहा है, अब ड्रोन्स वॉरफेयर हो रहा है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स हो रही है, यू नेम इट। तो इंडिया, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम बिल्कुल ही खत्म हो जाओगे। वो क्लासिकल एग्जाम्पल था इराक वाला। इराक के सोल्जर्स ज्यादा बैटल हार्डन्ड थे,
ओके, ईरान इराक वॉर कई साल लड़ा गया था और इराकी आर्मी अपने घर पे थी। आई होप यू रियलाइज, क्योंकि वो अपने एरिया में थी, तो होम एडवांटेज था। जब होम एडवांटेज था, तुम्हें अपना एनवायरनमेंट मालूम है, तुम्हें डेजर्ट में लड़ना आता हो, तुम बैटल हार्डेड हो, और फिर भी तुम इतनी बुरी तरह से हार गए, उसका रीजन प्राइमरली टेक था। दैट टेक्नोलॉजी जो नॉर्मन शॉपकॉफ, उसका जो मैं बोला भी नहीं जाता, शॉसकॉफ, उसका जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ था कोalition आर्मी का, उसने पहले ही ऐसे इतना जबरदस्त वो मिलिट्री वो टेक्नोलॉजी दिखाई गई कि इराकी आर्मी कुछ कर ही नहीं पाई। तो अमेरिकन इस मामले में बड़े होशियार हैं। तो जो उनका मेन डिसीजंस लेते हैं जो उनके डिफेंस में, वो है पेंटागन। तो जो उनका डिफेंस डिपार्टमेंट है, पेंटागन उस अमाउंट ऑफ मनी का, जो इतना ज्यादा डिफेंस बजट है, उसका एक बहुत मेजर चंक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काटते हैं। ओके, अब तुम ये नोटिस करो, इसको तुम बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर सकते हो टू इंडिया। अब आप बोलोगे सर इंडिया का भी डिफेंस बजट बहुत जबरदस्त है, लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया का डिफेंस बजट ज्यादातर जो है वो अपकीप, मेंटेनेंस, सैलरी एंड पेंशन्स में चले जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हायर टेक्नोलॉजी के लिए पैसे बहुत कम बच जाते हैं, और दिस इज व्हाट मस्ट चेंज। तो ये तुम बाद में देखते चले जाना कि ये वाली बात है। तो अब हमें लार्ज आर्मी से ज्यादा, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर फर्क करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द टेक्नोलॉजी जो आपको वॉर जिताएगी, या फिर आप इसी चक्कर में वॉर हारोगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको ये सिचुएशन समझनी पड़ेगी। अब यहां पर एक प्रॉब्लम और है। ओके, एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है, ओके, प्रॉब्लम ये है कि जब आप केवल फोर्स यूज करते हो, मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप केवल फोर्स यूज करते हो, तो आप उसको बोलते हो आपने यूज किया है हार्ड पावर। क्या बोलते हैं इसको? हार्ड पावर। ओके, अगर आपने केवल मिलिट्री यूज की, तो उसको बोलते हैं हार्ड पावर। उसमें आप कॉन्कर करते हो, ओके, सामने वाली कंट्री को कॉन्कर कर लेते हो, या डरा देते हो, डेटर कर देते हो, भैया बाहर मत आना। तीसरा, या तो उसको पनिश करते हो, या फिर तुम उसको डरा के बोलते हो या कर्फ्यू हो गया चलो पुलिसिंग करते। तो ये अमेरिकन्स का सिचुएशन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है कि तुम जितना मर्जी एक मिलिट्री पावर कर लो, जो वहां के लोग हैं, अब तुम ये तो समझ सकते हो तुम आर्मी को हरा सकते हो, तुम इराकी आर्मी को हरा सकते हो, लेकिन व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर वहां का हर इंडिविजुअल तुम्हारे से खिलाफ हो गया, वहां पर की नॉर्मल जनता, आवाम ही तुम्हारे खिलाफ हो गई, इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल। तो अमेरिका का, मैंने अभी आप लोगों को मैंने बोला था कि सर, आपने पूछा कि सर हेजेमनी चलेगी कि नहीं चलेगी, मुझे क्या पता। इसके कुछ एडवांटेजेस है, इसकी मिलिट्री का, डिफेंस का जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ये देखो, ये इतने अच्छे फोटोग्राफ दिखाई, और ये काफी पुरानी फोटोग्राफी है, 2006 का है, और ये अभी भी ऐसा ही चल रहा होगा, आसपास ही होगा। तो जहां पर अमेरिका जितना, यूएसए जितना यूज करता है, और देखो ये भी पिछले क्लास में मैंने बताया था कि हेजेमनी इस हद तक है कि हम लोग यूएसए को अमेरिका और अमेरिका को यूएसए बोलते हैं, जबकि हकीकत ये है कि यूएसए केवल एक कंट्री है इन द कॉन्टिनेंट कॉल्ड एज अमेरिका। तो अपने आप में ये भी एक ट्रेजेडी है और ये प्रूफ भी है कि हम लोग हेजेमनी कितनी मान जाते हैं। तो ये उसके बाद की कंट्रीज है, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इटली, जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। और देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे वाह, अरे चाइना के पास बहुत मिलिट्री है, इंडिया के पास बहुत मिलिट्री है, जर्मनी के पास बहुत मिलिट्री, यूके, बट इन कंपैरिजन टू यूएसए इट इज प्रैक्टिकली डुवार्फ। ओके, सो जब हम लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते भी है, या फिर हम लोग जब ऐसे लोकल डिस्कशन में ये बातें करते हैं कि अब यूएसए में उतनी ताकत नहीं रही, तो बेटा सोच समझ के बोला करो, ये बहुत आगे निकल चुके हैं। इस हेजेमनी को, ये कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा ट्रक होता है ना,
वो रुकते रुकते वो पहाड़ से नीचे जा भी रहा होगा ना, तो वो बहुत नीचे जाते जाके रुकेगा वो। ओके, बिकॉज उसमें जो अंदर के स्ट्रेंथ है ना, मोमेंटम, वो ही जबरदस्त होगा। द सेकेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेजेमनी सिर्फ मिलिट्री नहीं हो सकती। ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ये ऐसा पहले अटेम्प्ट किया गया था। ओके, तो मैं तुम्हें देखो कहां से हिस्ट्री कनेक्ट कर रहा हूं। तो स्पार्टा, एथेंस स्पार्टा की स्टोरी तुमने सुनी होगी। स्पार्टा एक ऐसा सिटी स्टेट था जिसमें बच्चा पैदा होता था ना, तो उसको बोलते थे भाई ये और कुछ नहीं करेगा, ये वॉर में जाएगा। स्पार्टा में मिलिट्री जो कल्चर था वो अनबिलीवेबल था। आज तक भी जो हिस्टोरियंस हैं वो स्पार्टा की मिलिट्री स्ट्रेटजीज की तारीफ करते हैं, लेकिन स्पार्टा उस तरह की हेजेमनी कर नहीं पाया बिकॉज स्पार्टा में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं थी। सो ये यूएसए सीख गया है। यूएसए का जो नेक्स्ट कंट्रोल है वो है इकोनॉमी पे, और उस इकोनॉमी में भी एक हथियार है। अब यूएसए का क्या हथियार है? यूएसए का हथियार है डॉलर। यूएसए का हथियार है डॉलर। यूएसए के हथियार यूज करने के जो तरीके हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। यूएसए जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्ल्ड के जितने सी रूट्स हैं, ओके, सी रूट्स के बिना अगर आपको एक्चुअली ट्रेड करना है तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड रूट वर्ल्ड में सी के रास्ते से ही जाता है। और जिसके पास वो सी रूट्स काबू में होंगे वो अपने आप जीतेगा। तो यूएसए ने बहुत समझदारी से अपनी नेवल पावर बढ़ाई हुई है। यूएसए ने अपने बेसेस बनाए हुए हैं, यूएसए ने अपने कमांड सेंटर्स बनाए हुए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये यूएसए का एक जबरदस्त स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से यूएसए ना सिर्फ अपने ट्रेड में, और अपने ट्रेड में भी वो बहुत सॉलिड है। ओके, ऐसा एक भी शायद सेक्टर नहीं होगा वर्ल्ड में जिसमें यूएसए टॉप 1 2 3 4 5 ऐसा किसी रैंक पे नहीं होगा। उनके पास खुद भी है और वो बाकियों का भी ट्रेड को कनेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल कर लेते हैं। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि यूएसए कंट्रोल्स मिलिट्री, यूएसए कंट्रोल्स इकोनॉमी। अब तुम्हें समझ में आएगा कि हेजेमनी कैसे होता है। सो एक तुम्हें मैंने 2 वीडियोस पहले एक बच्चा अपने फादर को बोल रहा था कि मैं ना साइंस नहीं लूंगा। ओके, मैं साइंस लूंगा तो मुझे एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा तो मैं मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा। और प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा डिमांड हो जाती है कि तुमने डॉक्टर बन गए, तुम इंजीनियर बन गए, तुम्हें सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर आता है, तो चलो जी यूएसए चले जाओ, सिलिकॉन वैली में काम करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये भी यूएसए ने एक तीसरा तरीका है जो कि इनकी स्ट्रक्चरल हेजेमनी का पार्ट है। स्ट्रक्चरल हेजेमनी के अनुसार इन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम को भी अपने तरीके से बना दिया। तो इन्होंने एक अपने आप ही कहानी बना दी। इन्होंने बोला कि तुम्हें बिजनेस करना आएगा नहीं जब तक तुम एमबीए करोगे नहीं। अब ये क्या बात हुई ना जी? तो मतलब जो हमारे यहाँ पर इतने कई सौ सालों से लोग इतना जबरदस्त बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने एमबीए किया था? नो। लेकिन अब ये हो गया सिने क्वा नॉन। मतलब ये वही हो गया कि तूने एमबीए नहीं किया, हो तू क्या का सीईओ, तेरे को तो बिजनेस करना ही नहीं आता। सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट USA USA has created hegemony of variety of forms. Whether it is the variety of military, whether it is the variety of economic or structural plan। ये आपको पता चलेगा कि जब पहला बिजनेस स्कूल बना तो वॉटन स्कूल एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बना। और यहां से तुम नोटिस कर रहे हो, थोड़ी देर सोच के देखो, तुम उसी कॉलेज से पढ़ के आए हो जो यूएसए का हो,
डोंट यू रियलाइज कि तुम एक कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखोगे, और ये हमें एक नए एंगल पे लेकर चले जाता है, विच इज कॉल्ड एज द सॉफ्ट पावर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? सॉफ्ट पावर। मैंने तुम्हें क्या बोला था? हार्ड पावर क्या होती है? हार्ड पावर होती है जब आप फोर्स यूज करते हो, मिलिट्री यूज कर लिया, वेपन्स यूज कर लिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन एक सॉफ्ट पावर भी होती है। सो ये सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर को बोलते हैं, क्यों ना मैं सहमति बनाऊं। तो तुम्हारे मन में ख्याल आएगा, "यार सर कुछ भी बोलते हो, कोई मेरे घर पे हेजेमनी करे, कोई मेरे हर हरकतों पे हेजेमनी करे, कोई वर्चस्व करे, तो ये मैं उसको कंसेंट दे दूं, मैं सहमत हो जाऊं, मैं हाँ बोल दूं, ऐसा क्यों होगा?" होता है। इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट। तुम्हें पता ही नहीं चला और तुमने अमेरिका और रादर यूएसए को हाँ बोल दिया। क्या सी बातें कर रहे हो? हाँ, तो हम इंडिया में रहते हैं और हम लोग जीन्स पहनते हैं। ये एक एग्जाम्पल इस बुक में दिया हुआ है। जीन्स जो है, जो डेनिम्स है, वो द वाइल्ड वेस्ट जिसे बोला जाता था, ओके, द काउबॉयज जिन्हें बोला जाता था, जो अमेरिकन काउबॉयज थे, जो वर्कमैन्स थे, ओके, उनकी ड्रेस थी, रफ एंड टफ होती थी, ओके, वो पहनते थे। ये एक्चुअली जो जो वहां पे हार्ड वर्क कर रहे, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे, उनकी होती थी। और आज देखो, तुम्हारे लिए और हमारे लिए, हम, और इनफैक्ट सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड में ये एक कूल ड्रेस हो गई है। ओके, ये जो कूल हो गई, ये कैसे हो गई? ये उन्होंने भेजी और बोला देखो कितने स्मार्ट लग रहे हो। उन्होंने यही चीज हॉलीवुड में दिखाई, ओके, उन्होंने यही चीज तुमको पेप्सी के फॉर्म में दिखाई, ओके। आज घर घर कोने कोने में पेप्सी है, तुम्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, तुम भी जानते हो, मैं भी जानते हो, क्या, कि पेप्सी में कोई न्यूट्रिशन तो है नहीं, कोका कोला में कोई न्यूट्रिशन तो है नहीं, केंटकी फ्राइड चिकन में कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, फ्राइड फूड है, लेकिन वो स्मार्ट लगता है ना, कूल है। सो वो एक तरह से तुमको ऐसे ही दिखाएं, एवेंजर्स के कपड़े पहनाएंगे, बैटमैन के कपड़े पहनाएंगे, हॉलीवुड में दिखाएंगे, तुम हीरो दिखोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, और तुम कूल लगने लग जाओगे। अब तुम ऐसी एक कंट्री से कितनी दुश्मनी ले सकते हो, या मन से तो तुम एक्चुअली उसको हाँ बोल ही चुके हो कि हाँ हाँ यार, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज, तो ये कितना अच्छा है। दैट इज स्ट्रेंज, देखो ये कितना अच्छा आर्टिकल लिखा है। दैट इज स्ट्रेंज, आई नेवर थिंक ऑफ द यूएस while buying jeans for myself. How can I still be a victim of US hegemony? सो हम धीरे 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 ये हमारे मन पे आ गया है, द सॉफ्ट पावर। ये भी बड़ी जरूरी होती है। हम अमेरिकनाइजेशन कर चुके हैं अपने कल्चर का, हम अमेरिकन बनना चाहते हैं, ये हमारी एस्पिरेशन हो गई है। हमारे यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े शहर तक हर इंसान एक बार अमेरिका जरूर जाना चाहेगा। ओके, हमको और किसी कंट्री से इतनी मोहब्बत हो या ना हो, राइट, ये हमको दिखेगा। सो हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि क्या इस अमेरिकन पावर का कोई वीकनेस भी है, क्या उसको रोका भी जा सकता है, क्या देयर आर कंस्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन पावर, और या फिर ये अनलिमिटेड पावर है। कमाल की बात यह है कि अमेरिका का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो वीकनेस है, वो बहुत हद तक इंटरनल है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। बट मुझे उम्मीद है तुम्हें हेजेमनी समझ में आ गई और तुम एक अच्छा कनेक्शन लिख पाओगे। सो ऐसे पढ़ा जाता है सब्जेक्ट को। ओके, एक एक करके हम ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेंगे। अब तुम लोग इतने समझदार तो हो गए हो कि जब मैं तुम्हें यूट्यूब के वीडियो में इतनी क्लैरिटी से पढ़ा सकता हूँ, तो तुम खुद सोचो कि जब हम 1 to 1 आपको पढ़ाएंगे, व्हेन विल टीच यू 1 to 1, जब प्लस क्लासेस होती है ना, उसका फायदा ये होता है कि उसी टाइम तुम्हें रिएक्शन आता है, ओके, कि यार ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो तुम उसी टाइम उसको रेमेडी कर सकते हो। यू कैन टेक अ डिफरेंट अप्रोच ऑफ स्टडिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर आप अपने आप को एक रियलिस्टिक चांस देना चाहते हो,
तो ये कोर्स स्टार्ट हुआ है आरंभ, विच इज अ बाइलिंगुअल कोर्स, और एक्सपेडिशन बैचेस जो कि एक इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। 24 नवंबर से ये लॉन्च हो रहा है। 100% सिलेबस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस, एक्सेस टू अन अकेडमी नोट्स ऑल्सो, सारी के सारी 20 जो नोटबुक्स है, जो बुकलेट्स है, वो मिल जाएगी आपको। कोड यूज करना है सेट लाइव और ज्वाइन करना है। You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision, but take it now. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.